छोटे से गांव पीपलपुरा में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गुरु मनमोहन दास जी अपने सत्संग के लिए गांव आ रहे हैं। गांव के मुखिया रामलाल के घर पर विशेष पंडाल लगाया गया है। सभी ग्रामवासी इस आयोजन के लिए तैयारियों में जुटे हैं। मोहन, जो शहर से पढ़कर गांव लौटा है, इस सारे आयोजन को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है। क्या जरूरत है इतना पैसा फूकने की? गांव में पीने का पानी तक नहीं है ठीक से, और यहाँ लाखों का पंडाल बन रहा है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मोहन। गुरुजी के आशीर्वाद से ही तो हमारे गांव में बरसात अच्छी होती है। पिछले साल भी जब सूखा पड़ने वाला था, तुम्हें याद नहीं है? उनके आने के बाद ही बारिश हुई थी। हाँ हाँ, और सूरज भी उनके कहने पर ही निकलता है ना? इसी समय रामलाल अपने सहायक दीनानाथ के साथ वहां पहुंचते हैं। मोहन बेटा, तुम शहर से पढ़कर आए हो, तुम्हारी मदद चाहिए हमें। गुरुजी का स्वागत ऐसा होना चाहिए कि पूरे जिले में चर्चा हो जाए। हाँ मुखिया जी, मैं सोच रहा था कि इतना पैसा अगर गांव के विकास पर लगाया जाए तो। अरे मोहन, ये सब तुम्हारी समझ से परे है। गुरुजी के आशीर्वाद का मोल नहीं होता। पिछली बार उनके आने के बाद ही तो रामलाल जी के खेतों में दोगुनी फसल हुई थी। मोहन चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अगले दिन सुबह धूमधाम से गुरुजी का आगमन होता है। हजारों ग्रामीण उनका स्वागत करने के लिए जमा हो जाते हैं। ओम शांति। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का कल्याण हो। गुरुजी, आपके चरणों में हमारा गांव धन्य हो गया। आपके आशीर्वाद से ही हमारा गांव फल फूल रहा है। बेटा रामलाल, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा उद्धार करेगी। आज से 3 दिन तक हम यहाँ सत्संग करेंगे और ग्रामवासियों के दुख दर्द दूर करेंगे। मोहन दूर खड़ा ये सब देख रहा है। वो गुरुजी की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। सत्संग में गुरुजी अद्भुत प्रवचन देते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। कुछ लोग तो रोने लगते हैं। दूसरे दिन गुरुजी अपने दिव्य दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। मुझे देख रहा है कि इस गांव में एक बूढ़ी माता है जिसका नाम शकुंतला है। क्या यहाँ कोई शकुंतला माता है? हाँ हाँ गुरुजी, हाँ मैं हूँ शकुंतला। बेटी, तुम्हारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है और तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर शहर चला गया है ना? हे भगवान, गुरुजी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो साक्षात भगवान हैं। भीड़ में हलचल मच जाती है। सभी गुरुजी की दिव्य शक्तियों के कायल हो जाते हैं। लेकिन मोहन को कुछ गड़बड़ लगता है। वो चुपके से गुरुजी के डेरे के आसपास चक्कर लगाने लगता है। तीसरे दिन सत्संग का समापन का दिन आ गया। मेरे भक्तों, आज हमारे सत्संग का अंतिम दिन है। आज हम एक विशेष यज्ञ करेंगे जिससे इस गांव पर देवताओं की कृपा बरसेगी। इसके लिए सभी ग्रामवासियों से दान की अपेक्षा है। गुरुजी के यज्ञ के लिए मैं 1 लाख रुपए दान करता हूं। मैं 50,000 देता हूँ गुरुजी। एक एक करके सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार दान देने लगते हैं। गुरुजी के सामने रुपयों का ढेर लग जाता है। तभी मोहन भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है। रुकिए, ये सब धोखा है। मोहन, ये क्या बदतमीजी है गुरुजी के सामने? मुखिया जी, ये गुरुजी नहीं, धोखेबाज हैं। मैंने इनके डेरे के पीछे छिपकर देखा है। ये हर रात फोन पर किसी से बात करके गांव के लोगों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। झूठ! ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसे शैतान ने पकड़ लिया है। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ भाई, कल उस बूढ़ी शकुंतला का नाम बताना जिसका बेटा शहर गया है। लोगों को लगेगा मेरी दिव्य दृष्टि है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा जाता है। गुरुजी का चेहरा पीला पड़ जाता है। और भैया, इन्होंने जो पिछली बार आशीर्वाद दिया था, उसके बाद अच्छी बारिश हुई थी, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इन्होंने तो बस उसका फायदा उठाया। क्या ये सच है गुरुजी? ये सब झूठा है। रामलाल बेवकूफ है। उसके गांव से लाखों निकाल लूंगा इस बार। गुरुजी का सारा ढोंग उजागर हो जाता है। रामलाल और गांव वाले आक्रोशित होकर गुरुजी की ओर बढ़ते हैं।
गुरुजी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। धोखेबाज, हमारी भावनाओं से खेला तुमने, पुलिस को सौंपो इसे। हम जैसे गरीब अनपढ़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया तुमने। गुरुजी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि वो एक गिरोह का हिस्सा हैं, जो देश भर में इसी तरह के धार्मिक ढोंग रचकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। देखिए, आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में डूबकर अपनी मेहनत की कमाई लुटाना ठीक नहीं है। गांव के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें। तुम सही कहते हो मोहन, आज से हम गांव के विकास पर ध्यान देंगे। मैं जो 1 लाख दान देने वाला था वो गांव के स्कूल के लिए दूंगा। समय बीतता है। पीपलपुरा में अब सत्संग की जगह साप्ताहिक सभाएं होती हैं, जहां गांव के विकास पर चर्चा होती है। मोहन के नेतृत्व में गांव में पानी की समस्या हल हो गई है। स्कूल का नवीनीकरण हुआ है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सच्चा गुरु वो है जो हमें सोचना सिखाए, ना कि हमें अंधा अनुयायी बनने के लिए कहे। रामगढ़ गांव में डॉक्टर अशोक शर्मा का बहुत सम्मान था। 20 सालों से वो गांव वालों की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं। ये कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद सच्चाई सामने आएगी तो? पापा, आप ठीक तो है ना? सुबह से बहुत परेशान लग रहे हैं। आप जानते हैं ना कि आप मेरे हीरो हैं। आपकी कोई भी परेशानी मेरी परेशानी है। बेटा, पापा को बस थोड़ा सा काम का तनाव है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसी शाम रामू और सुनीता डॉक्टर के पास आए। रामू की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। डॉक्टर साहब, बहुत कमजोरी लग रही है, खाना भी हजम नहीं हो रहा। ये दवाई ले लो, रोज खाने के बाद 1 गोली। लेकिन डॉक्टर जी, आपने जांच भी नहीं की। पहले तो आप बहुत ध्यान से देखते थे। मैं 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे पता है ना क्या करना है। अगले दिन प्रिया को अपने पापा के बर्ताव में अजीब बदलाव नजर आया। वो चुपके से उन कागजातों को देखने की कोशिश करने लगी। ये क्या? पापा का मेडिकल लाइसेंस? ये तो 5 साल पहले ही कैंसिल हो गया था, लेकिन वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, ये सब क्या है? आपका लाइसेंस कैंसिल क्यों है? मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे झूठ मत बोलिए। प्रिया, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं समझोगी। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। उसी रात प्रिया को बूढ़ी अम्मा का फोन आया। बेटा, जल्दी आ, रामू की हालत बहुत खराब है। तेरे पापा की दवाई से उसे उल्टी और बुखार आ रहा है। हाय प्रिया, तेरे पापा ने जो दवाई दी है उससे रामू और भी बीमार हो गया है। अरे नहीं, ये तो गलत दवाई है। शुगर के मरीज को डायबिटीज की दवाई की जगह ब्लड प्रेशर की दवाई दी गई है। प्रिया को एहसास हुआ कि उसके पापा अब सही तरीके से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। ओह माय गॉड! पापा का लाइसेंस नकली दवाइयां बेचने के चलते कैंसिल हुआ था और पिछले 5 सालों से वो बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगली सुबह प्रिया ने अपने पापा से सीधी बात करने का फैसला किया। पापा, अब सच बताइए, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे सिखाया है कि सच्चाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। बेटी, मैंने एक कंपनी से नकली दवाइयां खरीदी थी क्योंकि वो सस्ती थी। मुझे पता नहीं था कि वो नकली है। जब पता चला तो लाइसेंस चला गया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। पापा, आप मेरे हीरो हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आप अभी भी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? गांव में कोई और डॉक्टर नहीं है बेटी, लोग मर जाएंगे। मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। मुझसे अपने गांव को तकलीफ में नहीं देखा जाता। डॉक्टर अशोक शर्मा, आपके खिलाफ शिकायत आई है। आप बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, आप मेरे पापा को नहीं ले जा सकते। अरे, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब को क्यों पकड़ रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर जी ने हमारी जान बचाई है। मेरे बेटे को कोई नहीं ले जाएगा। 20 साल से ये हमारी सेवा कर रहा है। अरे भाई इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते, डॉक्टर साहब ने मेरी माँ की जान बचाई थी। अरे बच्चे को इन्होंने मुफ्त में इलाज किया था। कानून सबके लिए एक समान है। बिना लाइसेंस प्रैक्टिस करना अपराध है। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट, मैं इस केस की पूरी सच्चाई जानती हूँ। पूरा गांव एक साथ खड़ा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी अपने डॉक्टर के लिए लड़ने को तैयार थे।
इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा को धोखा हुआ था। उन्होंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। और देखिए, इस गांव को यहाँ 50 किलोमीटर तक ना कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं मिलता है। साहब, मैंने गलती की है, लेकिन इन लोगों की मदद करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कानून तो कानून है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मेडिकल की अंतिम साल की छात्रा हूँ। मैं अपने पापा के साथ मिलकर काम करूंगी। मैं जल्दी लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगी। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, प्रिया बेटी सही कह रही है। साहब, आज तक डॉक्टर बाबू ने हमसे मनमानी फीस नहीं ली। रात के 2 बजे भी बुलाने पर आ जाते हैं। बेटा, बेटा इंस्पेक्टर, अगर तू इसे ले गया तो हम मर जाएंगे। हम सबका बहुत बुरा होगा। ये हमारे लिए भगवान है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को एक मौका देता हूँ, लेकिन प्रिया, तुम्हें तुरंत टेम्परेरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। पापा, हम साथ में इस गांव की सेवा करेंगे। आप अकेले नहीं है पापा। मुझे माफ करना, मैं डर गया था कि सच बताने से तुम सब मुझसे नफरत करोगे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, झूठ पर नहीं। उस दिन पूरे गांव ने एक साथ खड़े होकर साबित कर दिया कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। डॉक्टर अशोक और प्रिया ने मिलकर गांव की सेवा जारी रखी। प्रिया ने जल्द ही अपना लाइसेंस प्राप्त किया और पिता पुत्री की ये जोड़ी गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गई। चंदनपुर गांव में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। आज का दिन सामान्य नहीं था। पहली बार इस गांव का कोई लड़का फौज में भर्ती हुआ था। माँ, बिजली कब आएगी? बेटा, 3 दिन से बिल नहीं भरा। कल मजदूरी से पैसे आएंगे तो भरेंगे। अरे पढ़ाई वढ़ाई छोड़, खेत में जाकर काम कर। कब तक हमारी कमाई खाएगा? नहीं पापा, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। सरकारी स्कूल जहां राकेश पढ़ता, वहां की कंडीशन ठीक नहीं थी। तभी मास्टर जी आते हैं। राकेश, तुम्हारी फीस के पैसे कहाँ हैं? सर, अगले महीने दे दूंगा। अरे करीब कितने महीने से यही बात कर रहा है। रोहित, शर्म नहीं आती? राकेश पढ़ाई में सबसे आगे है। बेटा, मैं तुम्हारी फीस भर देता हूँ, लेकिन वादा करो मन लगा के पढ़ोगे। राकेश मास्टर जी को फीस के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ उनके घर चला गया, जहां मास्टर जी के घर की दीवार पर अलग अलग नौकरियों के पोस्टर लगे हैं। राकेश, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर? सर, मैं तो बस इस गरीबी से निकलना चाहता हूँ, माँ को खुश देखना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये भी एक रास्ता है। सम्मान भी मिलता है, पैसा भी। सर, लेकिन हमारे गांव से कभी कोई फौज में नहीं गया। तो तुम पहले बनो। रास्ता बनाने वाले हमेशा अकेले होते हैं। राकेश घर पहुंचा और अपने फौज में जाने की बात को रखता है। माँ, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। फौज में? क्यों बेटा? अरे यहाँ खेत खलियान छोड़कर कहाँ भागेगा? पापा, मैं इस गरीबी में नहीं मरना चाहता, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अगर तेरा दिल कहता है तो जा बेटा, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। अपनी मर्जी कर, लेकिन यहाँ वापस मत आना। गांव के चौराहे पर सारे लड़के इकट्ठे होकर राकेश के इस फैसले पर उसे समझाने में लग गए। यार राकेश, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ मजे से रह और आराम की लाइफ जी यार। अरे यहाँ ताश खेल, सिगरेट पी, मस्ती कर। फौज में जाकर क्या करेगा? तुम लोग यहीं बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। तू समझता है तू सबसे अच्छा है? नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। राकेश उनके बीच से उठ के निकल गया, क्योंकि उन सब की बातें उसको बेबुनियाद लग रही थीं। वहां से निकलकर वो अपने बचपन के प्यार पूजा से मिलने पहुंच गया। राकेश, तुम सच में फौज में जाओगे? हाँ पूजा, मैं तुम्हें खुशियों से रखना चाहता हूँ, इस गरीबी में नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, पैसा नहीं। पूजा, अगर मैं कामयाब हुआ तो तुमसे शादी करूंगा, अगर हार गया तो? अगर हार गए तो भी तुम मेरे राकेश हो, मैं इंतजार करूंगी। घर की छत पर राकेश दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। राकेश जानता था कि फौज में जाना आसान नहीं। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार होना बेहद जरूरी था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अरे राकेश, क्या कर रहा है? चाचा जी, फौज की तैयारी कर रहा हूं। वाह बेटा, मेरा भाई भी फौज में था, कारगिल में शहीद हुआ था। सच में? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कभी मौका नहीं मिला, लेकिन तू अच्छा कर रहा है। मुझे तुझ पर भरोसा और गर्व दोनों है मेरे बेटे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राकेश अपनी पहली परीक्षा देने जिला मुख्यालय पहुंच गया, जहां हॉल पूरा भीड़ से भरा था।
सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, ये सिर्फ परीक्षा नहीं, आपकी जिंदगी का इम्तिहान है। भगवान मेरी मदद करना। यार तू भी यहाँ तेरे जैसा गरीब भी फौज में जाने का सपना देखता है। हाँ भाई, गरीबी कोई गुनाह नहीं है। एग्जाम खत्म होने के कुछ महीने बाद ही उसका नतीजा सामने आ गया, जहां राकेश को बहुत बड़ा झटका लगा। राकेश फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। मैं हार गया पूजा, शायद पापा सही कह रहे थे। राकेश, एक बार हारने से कुछ नहीं होता, कोशिश करते रहो। बेटा तुम निराश ना हो, अरे पहली बार में कौन पास होता है। पूजा और मास्टर जी से बात करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने के लिए उदास मन से निकल गया। जहां गांव के लड़के उसे ताने मार रहे थे, वो भारी मन से अपने घर पहुंचा। बेटा, उदास क्यों है बेटा? माँ, मैं फेल हो गया, शायद मैं काबिल नहीं हूँ। अरे पगले, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मैं जानती हूँ तू कितना ताकतवर है। लेकिन माँ, लोग ताने मारते हैं। लोग तो उसे ही ताने मारते हैं बेटा जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो कुछ नहीं करता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। माँ के शब्दों ने राकेश को नई ताकत दी। वो पहले से भी ज्यादा अब कड़ी मेहनत करने लगा। वाह बेटा, यही तो जुनून चाहिए। चाचा जी, इस बार मैं जरूर निकलूंगा। बेटा, मैं तुझे अपने भाई का लॉकेट देता हूँ, ये तेरे काम आएगा। राकेश की ये दूसरी परीक्षा थी, वही परीक्षा केंद्र, लेकिन इस बार राकेश पूरी तरह से तैयार है। राकेश कुमार, तुम दोबारा आए हो? जी सर, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अच्छी बात है, दिखाओ क्या है दम तुम में। इस बार राकेश ने सभी टेस्ट पास किए। उसकी मेहनत रंग लाई। राकेश का नाम लिस्ट में आ गया था। वो खुशी से उछलता हुआ अपनी माँ को तुरंत कॉल करता है। माँ, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं फौजी बन गया। बेटा, तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। राकेश, मुझे पता था तुम कर सकते हो। राकेश, आज हमारे गांव का पहला लड़का फौज में जा रहा है। यार राकेश, माफ कर देना, हमने तुझे डिमोटिवेट किया था। कोई बात नहीं मनोज, तुम भी कोशिश करो। यार अब मैं भी फौज में जाने की सोच रहा हूँ। फौज के एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग का दौर शुरू हो गया। राकेश, तुम्हारी बैकग्राउंड देखा है, गरीब घर से आए हो। जी सर, लेकिन अब मैं किसी से कम नहीं। अच्छी बात है, यहां सिर्फ मेहनत देखी जाती है, पैसा नहीं। राकेश की मेहनत देखकर सभी प्रभावित थे। वो बेस्ट कैडेट बना। राकेश ने अपनी पहली सैलरी घर पर भेजी। प्रिय माँ, ये मेरी पहली सैलरी है, अब आपको किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। राकेश को कहना मैंने गलत कहा था, मुझे माफ कर दे। राकेश की सफलता देखकर गांव के और भी लड़कों में जुनून जागा। यार अब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी राकेश जैसा बनना है। अब तो हर साल हमारे गांव से कोई ना कोई फौज में जाएगा। राकेश छुट्टी लेकर यूनिफॉर्म में पूजा से मिलने जाता है और उससे शादी की बात करता है। पूजा मुस्कुराकर हाँ बोल देती है और घर वाले भी इस रिश्ते से खुश नजर आ रहे हैं। राकेश अपने घर से निकलकर अपने गांव के लोगों और बच्चों से मिलकर उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और इस तरह चंदनपुर गांव के गरीब लड़के राकेश ने सबको दिखाया कि हालात आपको नहीं, आप अपने हालात को बनाते हैं। आज उस गांव से हर साल फौज में लड़के जाते हैं। राकेश सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा बन गया।